Okay, so we will today see friction between two solid surfaces. इस साल के लिए ये सिलेबस से हटा दिया गया है। मैं स्किप कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे JEE नीट में ये टॉपिक लगेगा, इसलिए मैंने स्किप नहीं किया है। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस टॉपिक। नोट्स इसके और जो 6th लेक्चर है उसके नोट्स एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे बाय टू नाइट, वो होगा। तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक फॉर दिस ईयर is removed, but we will need this. It is very important topic, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये, कीपिंग इन माइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE एंड नीट, इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। सो वी विल स्टार्ट विथ फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। तो वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट सॉलिड्स है, क्योंकि लिक्विड में फ्रिक्शन मतलब विस्कोसिटी होता है। विल सी दैट लेटर, राइट। तो आई एम गोइंग टू जस्ट टीच दिस थिंग थियोरेटिकली, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है फ्रिक्शन, जैसे हमने पहले भी देखा है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होती है, और इफ वन बॉडी मूव्स ओवर द अदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव हो रहा है, इन दैट केस देयर इज अपोजिशन, राइट। क्यों? क्योंकि पहला बॉडी दूसरे पे और दूसरा बॉडी पहले पे टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट करेगा। So I have two bodies, body number 2 and body number 1. When the surface of one body slides over the surface of another body, they exert tangential forces on each other. These tangential forces basically oppose the motion. मतलब एग्जाम्पल, अगर मैंने पहले बॉडी पे फोर्स लगा दिया F, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स बॉडी को मूव करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो जो सेकेंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट टू F. So this is the force exerted by 2, force on 1 due to 2. अच्छे से समझ लेना, हमने F फोर्स पहले बॉडी पे लगाया, हम उस बॉडी को मूव करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि पहला और दूसरा बॉडी कांटेक्ट में है, उनके सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो सेकेंड बॉडी जो है वो पहले को अपोज करेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, दो सरफेस के बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ऑल्सो इसका अपोजिट भी होने वाला है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन तो पता ही है आपको, राइट। सिमिलरली अगर मैंने सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगाया होता, तो पहली बॉडी जो है वो सेकेंड पे फोर्स अप्लाई करता, विच वुड हैव बीन लाइक अगेन टेंजेंशियल, राइट। इन शॉर्ट ये है कि व्हेनेवर द सरफेस ऑफ वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर, each body exerts a certain amount of force on the other body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रहा है, तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स जो होता है टेंजेंशियल होता है, और ये फोर्स जो है ये बॉडी के मोशन को प्रिवेंट करता है या फिर अपोज करता है, करेक्ट, राइट। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास एक, मान लो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा गया है। अब इस बॉक्स पे मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देता हूं, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं होता। क्यों मूव नहीं होता? होना चाहिए ना, फोर्स भले स्मॉल अमाउंट हो। आप बोलोगे फोर्स स्मॉल है इसलिए मूव नहीं होता, करेक्ट, लेकिन किसने रोका? तो इन दोनों सरफेसेस में जो फ्रिक्शन होगा उसने रोका, राइट। सो in general, in our common experience, when you apply small force on a body,
which is kept on another body, that body does not move, and it is because of the friction, right? तो this mechanical force, ये mechanical force है, basically mechanical force है ये, right? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा था, चार्जेस एट रेस्ट में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, ये मैकेनिकल फोर्स है, हमने अप्लाई किया है इसको, तो इसको मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं. So this mechanical force between two solid surfaces in contact with each other is called as frictional force. Mechanical force between two solid surfaces in contact is called as frictional force, and the property which resists the relative motion between the two bodies is called as friction, right? Simple. मैं वापस बता रहा हूं, जब दो बॉडीज में, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड हो रहा है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये फोर्स टेंजेंशियल होता है, राइट? ये फोर्स ऐसा होता है सो दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इट प्रिवेंट्स द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट? करेक्ट. अब ये जो मैकेनिकल फोर्स है विच अपोजेस द मोशन is called as frictional force, and the property which resists the motion is called as friction. Simple, extremely simple. तो ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, जैसे एफ फोर्स जो है ये ड्राइविंग फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, करेक्ट, राइट. देन अब ये है कि वी वांट टू सी एग्जैक्टली ये फ्रिक्शनल फोर्स का सोर्स क्या है, एग्जैक्टली ये फ्रिक्शनल फोर्स आया कहां से, फ्रिक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है बेसिकली. तो वी वांट टू सी व्हाट इज ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, राइट. अब ऐसा है, अगर आप दो सरफेसेस को कांटेक्ट में रखते हो और आप बोलते हो कि ये दोनों सरफेसेस स्मूथ है, दे आर वेरी वेरी स्मूथ सरफेसेस, ऐसा आप बोलते हो, ओके. सो अगर आपको दिखने में तो स्मूथ दिखेगा ये, बट व्हेन यू लुक एट दिस, जब आप इस सरफेसेस को माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो इन रियलिटी व्हाट यू विल सी इज सम काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज. मतलब क्या, मतलब ये आपको भले ही ये स्मूथ दिखे, बट इन रियलिटी द थिंग इज ये सरफेस स्मूथ नहीं होता है, इट हैज सम काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज, ओके. तो इट हैज सम काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कहीं पे, समथिंग लाइक दिस, दोनों सरफेसेस पे ऐसा कुछ होगा. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हिल है, फिर नीचे एक होल जैसा स्ट्रक्चर है, तो होता क्या है कि ये जो इरेगुलरिटीज जो है सरफेस में, ये लॉक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, राइट. अच्छे से समझ लो, हमने दो सरफेसेस लिए, दोनों सरफेसेस स्मूथ है ऐसा हमको दिखता है, लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो माइक्रोस्कोप के अंडर हमको ये दिखा दैट इन रियलिटी द सरफेसेस आर नेवर कंप्लीटली स्मूथ. वहां पे सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज है, मतलब कहीं पे हिल है, कहीं पे डेप्थ है, तो सरफेसेस में लॉकिंग हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, करेक्ट, राइट. तो अब अगर इफ आई डू सम प्रोसेस, मैं सरफेसेस को स्मूथ करता हूं, मैं, आपने देखा होगा पॉलिश पेपर, देखा होगा आपने. सो व्हाट आई डू इज, मैंने पॉलिश पेपर लिया और उसको मैंने अच्छे से घिस दिया. तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सरफेसेस को स्मूथ कर दिया, राइट.
इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था, करेक्ट। बट इवन इन दैट केस फ्रिक्शन इज स्टिल देयर, राइट। तो आइडिया क्या था कि बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज देयर वाज इंटरलॉकिंग। तो दो सरफेस में जो इंटरलॉकिंग हो गया उसको खोलने के लिए मतलब फोर्स लगेगा, क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा, वो अपोज करेगा। फिर हमने क्या किया, हमने सरफेस को स्मूथ कर दिया। फिर भी ये फ्रिक्शन है ही वहां पे। इनफैक्ट कभी कभी तो बढ़ जाता है फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्रिक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स। एक तो ये जो सरफेस में इरेगुलरिटी है, मतलब जो इंटरलॉकिंग है हो रही है उस पे। दूसरा, सरफेस 1 और सरफेस 2, इन दोनों में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जहां जहां पे सरफेस कांटेक्ट में है। मतलब इंटरलॉकिंग तो है ही, बट एडिशनली, इन एडिशन टू इंटरलॉकिंग देयर इज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो सोर्सेस होते हैं फ्रिक्शन के, एक इंटरलॉकिंग, एक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों सेम मटेरियल के हुए, जैसे ग्लास एंड ग्लास, तो फिर कोहेसिव फोर्स होगा, राइट। अगर एक वुड हुआ, एक ग्लास हुआ, तो एडहेसिव फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन के दो सोर्स, कौन से दो सोर्स? एक इरेगुलरिटीज इन द सरफेस, मतलब इंटरलॉकिंग। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेस, करेक्ट। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको समझना जरूरी है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। देन फ्रिक्शन basically can be categorized into three types. पहले को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ऐसा है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने पहले सरफेस को फोर्स F अप्लाई किया, बॉडी मूव ही नहीं हो रहा है, राइट। सो इफ वी अप्लाई फोर्स F ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स, अपर ब्लॉक मान लो, राइट, द बॉडी डज नॉट मूव। बॉडी मूव नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज जितना फोर्स हमने अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स F जो है, इट इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया, राइट। सो द फोर्स दैट वी अप्लाइड was unable to overcome friction, करेक्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस कर दिया, करेक्ट। सो द फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंसेस अप्लाइड फोर्स व्हेन द बॉडी इज स्टैटिक, क्योंकि बॉडी स्टैट मूव नहीं हुआ ना। बॉडी मूव कब होगा? जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कैपेबल है। पर हमने क्या बोला है यहाँ पे? हमने ये बोला है जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब जितना अपोजिशन फोर्स है उससे कम फोर्स अप्लाई किया है, तो बॉडी मूव नहीं होगा, बॉडी स्टैटिक रहेगा, करेक्ट। तो फिर आप बोलोगे द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स which balances applied force when the body is static is called as force of static friction, right? And this force of static friction prevents the body to slide. मतलब ये पहले फर्स्ट बॉडी को सेकंड के ऊपर स्लाइड होने से रोकेगा। क्लियर, सिंपल, इजी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो, टेक्स्ट बुक में ग्राफ नहीं है, मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक में नहीं है तो हम लोग कर लेंगे, डजंट मैटर रियली। ये जेडबल नीट में मैं लेने ही वाला हूँ वैसे भी। सो एंड दिस टॉपिक आई एम अगेन सेइंग, because of COVID pandemic,
ये टॉपिक हटा दिया गया है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, तो मुझे लेना जरूरी लगता है ये। तो इफ आई प्लॉट अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट, I will get a straight line passing through origin, right? Okay, then जब तक अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम है बॉडी मूव नहीं होगा। अब हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ाते गए हम लोग। हमने पहले 10 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं हुआ, फिर 11 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं हुआ, फिर 12 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं हुआ, फिर 12.1 न्यूटन लगाया, बॉडी जस्ट मूव हुआ, राइट? तो the value of force at which the body just begins to move, the value of force at which the body just begins to move is called as force of limiting friction. मतलब ऐसा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, अच्छे से सुन लो, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये चीज बाद में बहुत कंफ्यूजन करेगी नहीं समझा तो। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या था कि हम लोग बॉडी पे फोर्स लगाए थे, बॉडी मूव ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, इसलिए हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए। एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फोर्स, अप्लाइड फोर्स, द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव, and that particular value of body, when the body just begins to move, that particular value of force at which the body just begins to move is called as force of limiting friction, correct? Simple. तो force of limiting friction मतलब static friction की maximum value। तो अब there are laws of static friction, there are laws of static friction, और simple laws है। पहला लॉ ये बोलता है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन याद रखना, इट इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये समझ लेना अच्छे से, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेल्स यू दैट, पहला लॉ, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन between the body or between the two surfaces in contact. So force of limiting friction is directly proportional to normal reaction. This is law of static friction. So force of limiting friction is equal to mu s into n. So mu s is limiting friction upon normal reaction, where mu s is called as coefficient of static friction. Coefficient of static friction. इसको म्यू एस को म्यू एल भी बोल सकते हो, क्योंकि म्यू एल ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट का एक वैल्यू है। मैं वापस बता रहा हूँ, इजी चीज है। हम एक बॉडी को टेबल पे रखे थे, हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, मूव ही नहीं हो रहा है। फॉर अ गिवन फोर्स द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। जस्ट बिगिंस टू मूव ये वर्ड आया, मतलब दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का पहला ही लॉ है, the force of limiting friction is directly proportional to normal reaction. So FL is proportional to N. So FL is equal to mu s into N. So mu s equal to FL upon N, where mu s is called as coefficient of static friction. Right? दूसरा लॉ आपको ये बताता है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स है, ये एपरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, force of limiting friction is independent of the apparent area। मतलब देखने को तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहा हूं, अगर मैं माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखने वाला है, मुझे दिखने वाला है कि इतना एरिया
ये जो मैं ब्लू में बता रहा हूँ, इतना एरिया ए कांटेक्ट में है। लेकिन जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको बोलेंगे एपरेंट एरिया, जो दिखता है वो एपरेंट एरिया है। तो जब मैंने माइक्रोस्कोप से नहीं, नॉर्मल ह्यूमन आई से देखा तो मुझे क्या दिखा कि दिस मच एरिया ऑफ टू सरफेसेस इज इन कांटेक्ट। बट व्हेन आई सी फ्रॉम माइक्रोस्कोप इन रियलिटी only few points are in contact with each other, right? तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था कि फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है, दो, इंटरलॉकिंग, दूसरा कोहेसिव या फिर एडेसिव फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस कब होते हैं, जब कांटेक्ट हो। इसका मतलब कितना एरिया अपीयर हो रहा है कांटेक्ट में, जैसे आपने दो हाथ को जोड़ लिया, फिर आप बोलोगे टोटल एरिया इन कांटेक्ट इज द एरिया ऑफ हैंड, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपके हाथ पे भी इरेगुलरिटीज है, तो पूरा का पूरा तो कांटेक्ट में होता ही नहीं। इनफैक्ट मैक्सिमम एरिया इज नॉट इन कांटेक्ट, फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन apparent area, right? Correct? It depends only on normal reaction, correct? And ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है, ये कौन से मटेरियल कांटेक्ट में है, उसका नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना? ग्लास ग्लास है या फिर ग्लास वुड है या फिर वुड और कोई और मटेरियल है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट। तो ये तीन लॉज हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के। स्टैटिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बॉडी मूव नहीं हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला। सिंपल केस है, इसको कॉम्प्लिकेट करना भी नहीं। देन सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ऐसा हुआ कि मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गया, तो बॉडी जस्ट मूव हुआ, फिर भी मैंने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, फिर बॉडी कंटिन्यूअसली मूव होते रहेगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपीयर्स when one body slides over the other body is called as force of kinetic friction. हमने इतना फोर्स लगा दिया कि अब बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया है। मतलब अब एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव हो सकता है, स्लाइड हो सकता है। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिशन फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू कम होती है। मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा आपका, तो ग्राफ will go something like this, okay? तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस, मतलब इनिशियली बॉडी को मोशन में लाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो कम एफर्ट्स लगेंगे, फिर देयर इज लेस अपोजिशन। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डिफाइन कैसे करोगे, वंस द, मतलब पहले मैं थ्योरी बता देता हूं आपको। वंस द स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ अदर स्टार्ट्स, the force of friction decreases. The force required to keep the body sliding steadily is less, है ना? एक बार बॉडी मोशन में आ गया, अभी कंटिन्यूसली मोशन में रखना है तो कम फोर्स लगेगा कंपेयर टू जब इनिशियली मोशन स्टार्ट करने में लगा था, करेक्ट? तो फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, when one body moves steadily on another body, that is called as force of kinetic friction. तो जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के तीन लॉज देखे, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आज कि मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, सिंस दिस टॉपिक इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, इसलिए मैं ये और लेक्चर नंबर 6 के नोट एक साथ आज अपलोड करने वाला हूँ। तो जैसे आपने लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, वैसे ही लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। इसमें भी पहला लॉ वही बोलता है क्या, force of kinetic friction is proportional to normal reaction. Force of kinetic friction is mu k into n, where mu k is coefficient of static friction, which is ratio of fk by n. तो ये जो mu k है, it is coefficient of kinetic friction.
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा रूल वही, क्या force of kinetic friction is independent of shape of the material and also it is independent of apparent area। तो कितना एरिया कांटेक्ट में है अपीयर होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है वो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द apparent areas in contact। तो पहला लॉ स्टैटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक का ऑलमोस्ट सेम, दूसरा लॉ एग्जैक्टली सेम। लॉ second law tells you that the force of kinetic friction is independent of the apparent area, क्योंकि एक्चुअली में अपीयर तो हो रहा है कि लाइक यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, अपीयर हो रहा है कि टोटल एरिया ए कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ओनली फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट। गुड। देन जो तीसरा लॉ था वो भी तीसरा लॉ है यहाँ पे, force of kinetic friction depends on nature and materials of the surface in contact। जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उसका नेचर क्या है, वो कौन से मटेरियल से बना है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। चौथा, यहाँ पे 4 लॉ है। चौथा मैंने बताया आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो स्टैटिक से कम होता है। मतलब क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is independent of the velocity between the object and the surface, right। तो ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। सो देयर आर 4 लॉज ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। simple। then there is one more type of friction which is called as rolling friction। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो और भी इजी है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉल है जो रोल हो रहा है। क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर बार चेंज होगा। जैसे बॉडी आगे गया तो नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, सरफेस के साथ टच दूसरा पॉइंट होगा, फिर बॉडी आगे जाएगा, फिर दूसरा ही पॉइंट सरफेस को टच करेगा, फिर बॉडी आगे जाएगा, अनदर पॉइंट विल टच। इमेजिन आपके गाड़ी का, साइकिल का टायर, क्या हमेशा एक ही पॉइंट टच में रहता है क्या, वो स्लाइडिंग होता है, ये रोलिंग है। हर बार एक नया पॉइंट कांटेक्ट में आएगा सरफेस के। So motion of a body over a surface is said to be rolling if the point of contact of the body with the surface keeps changing continuously। continuously point of contact change हो रहा है। इस केस में जो फ्रिक्शन होगा, so friction between two bodies in contact when one body is rolling over the other is called as rolling friction। friction that appears when one body rolls over the surface of other is called as rolling friction, right। अब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के मेथड भी होते हैं। ये तीनों चीजें आप खुद पढ़ोगे एज एन असाइनमेंट, कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट है, इजी है। एडवांटेज बता देता हूँ एक, अगर सर जैसे रोड पे आप चलते हो, घर में चलते हो, आपके जो भी आप चप्पल पहनते होंगे, शूज पहनते होंगे, उसमें या फिर आपके फीट में, आपके पैर और सरफेस में अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो गिर जाओगे आप। तो एडवांटेज है कि यू कैन वॉक प्रॉपरली, राइट। ऐसा डिसएडवांटेज भी होता है, किसी किसी दो सरफेस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो एक बॉडी को दूसरे के ऊपर मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, डजंट मूव वेरी इजीली। रिड्यूस कैसे करते हो फ्रिक्शन को, बेस्ट एग्जांपल, गाड़ी में ऑयल क्यों चेंज करते हैं हम लोग, लुब्रिकेंट क्यों डालते हैं, क्योंकि वहां पे अलग अलग पार्ट्स जो है वो कांटेक्ट में होते हैं, तो वो होता है ना, उसको बोलते हैं कि घिस जाना, राइट। तो वो इसलिए हम लोग ऑयल भर देते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो overall what we have seen today, we have seen what is origin of friction, right। तो origin of friction, two sources, एक तो interlocking between the irregular surfaces, दूसरा force of molecular attraction। the force of molecular attraction can be cohesive or adhesive,
फिर 3 टाइप के फ्रिक्शन है, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग। स्टैटिक मतलब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी मूव ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाया। फिर मैं फोर्स बढ़ाते गया, जस्ट बॉडी स्टार्ट हुआ मूव, द बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के 3 लॉ। एक, force of limiting friction is proportional to normal reaction. So force of limiting friction is equal to mu s into n, where mu s is coefficient of static friction. 2, apparent area पे डिपेंड नहीं करता static friction. 3, nature and material of the surfaces पे डिपेंड करता है. Then मैंने अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया तो बॉडी स्मूथली मूव होने लगा, स्मूथली नहीं बट स्टेडीली मूव होने लगा। तो जब बॉडी मोशन में है तब जो फ्रिक्शन अराइज होगा उसको आप बोलोगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके भी 4 लॉज। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सो Fk is equal to mu k into n, mu k is equal to Fk by n, so mu k is called as coefficient of kinetic friction, right? Second, force of kinetic friction is independent of apparent area. It depends on nature and substance, material जिस चीज से बना है उस पर डिपेंड करेगा। फोर्थ, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर कितने स्पीड से स्लाइड हो रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन बॉडी रोल्स ऑन अदर बॉडी, द फ्रिक्शन दैट अराइज in this case is called as rolling friction, right? So that's it. So this is the end of this chapter for this year. ये टॉपिक हटा दिया गया है बट हमको ये टॉपिक JEE नीट के पर्पस से लगने वाला है, इसलिए मैंने लिया है और तब मैं और डिटेल में लूंगा।